बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी बुक, जो सेकंड टर्म हम लोग का एग्जाम होने वाली है। सेकंड टर्म जो अभी तक मॉडल सेट नहीं निकला हुआ है, तो मॉडल सेट नहीं निकला, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर आज बताने वाले हैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो हम लोग आप लोगों के लिए चुन चुन के इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जैसे आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर सेकंड टर्म के लिए। और देखिए क्लास 10th की शर्मा गैस आ गया है, 12th का भी कुछ दिन में आ जाएगा, तो आप लोग अगर 10th में हैं तो जाके शर्मा गैस खरीद सकते हैं बाजार से। और 12th का आने वाला है, 12th का आया नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगा 12th का भी, तो आप लोग शर्मा गैस खरीद के तैयारी में लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, ठीक ना। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद में कोई भी शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर शासन कायम कर लिया जाए तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे पर शासन कायम कर ले, मतलब कोई दूसरा जो कमजोर देश है उस पर शासन कायम कर लिया जाता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हैं कि कोई भी एक शक्तिशाली देश है और कमजोर देश पर अपना शक्ति दिखाने लगे या पावर दिखाने लगे, ठीक ना, शक्तिशाली दिखाने लगे, अपना शक्ति प्रभुत्व उसमें कायम करने लगे, तो क्या होता है कि उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, वो अपना उपनिवेशवाद करने लगते हैं उस देश पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया था। हमारा देश भारत भी गुलाम रह चुका है ब्रिटेन का, ठीक ना। हमारा देश भी गुलाम रह चुका है ब्रिटेन का, ठीक ना। आप लोग यहाँ समझ रहे हैं। कोई भी ताकतवर या शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों पर आर्थिक राजनीतिक प्रकार से शासन कायम करने लगती है, आर्थिक राजनीतिक प्रकार से शासन कायम करने लगती है, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। दुनिया के कई देश पश्चिमी उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका है। यह भी जानते हैं आप लोग कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। एक दो साल नहीं, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसके बाद हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली, ठीक ना। तो दुनिया के कई देश जैसे कि पश्चिमी देशों का उपनिवेशवाद रह चुका है, सिर्फ भारत ही नहीं और बहुत बल्कि वही और भी कई देश उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले यार कि उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। बहुत प्रभाव पड़ा है उपनिवेशवाद का। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पश्चिमीकरण उपनिवेशवाद का भारत पर काफी गहरा असर पड़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है। तो भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। क्या बोला यार कि भारत की जो विचार है संस्थाएं हैं वो किसकी देन है, औपनिवेशिक काल की देन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ये तो पढ़ लिए। संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटेन प्रारूप पर आधारित है। जो संसदीय विधि हम लोग का नियम कानून जो है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था है, सब ये ब्रिटिश का ही देन है, ठीक ना। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का है उन लोग का ही देन है। जैसे कि बहुत सारी खाने की चीज़ें जैसे ब्रेड ऑमलेट और कटलेट की खाने की चीज़ें इस्तेमाल करना, और बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, हम लोग वही चीज़ खाते हैं अभी भी, ठीक ना। ये उपनिवेशवाद का ही कारण से ही जो हम लोग का उपनिवेशवाद जो किया था उससे ही हम लोग का जैसे ब्रेड ऑमलेट कटलेट खाने की चीज़ें इस्तेमाल करना, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, पोशाक, स्कूल यूनिफॉर्म, ये हम लोगों का नहीं है, हम लोग का देश का अपना नहीं है, ये उपनिवेशवाद का ही देन है, ठीक ना। जो हम लोग, वो अंग्रेज तो चला गया लेकिन ये सब छोड़ के गया, ये सब हम लोग अभी भी यूज करते हैं। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि साइड में हमेशा आप लेफ्ट चलते हैं। आप अपना हाथ का कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा लेफ्ट चलते, कभी नहीं देखिएगा कि हम राइट में चलते। वो भी अंग्रेज का ही देन है, वो भी अंग्रेज का ही वो एक नियम कानून है, जो हम लोग हमेशा लेफ्ट ही चलते हैं, राइट कभी आप लोग नहीं चलते हैं, ठीक ना। देखिएगा कभी कि हम लोग कौन साइड चलते हैं रोड का, सड़क के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर हो गया है, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दो चेन्नई लिखा गया है, एक चेन्नई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत का पारंपरिक आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया है। सही बात बोला जा रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण का क्या हुआ है कि जो हमारा देश का जो पारंपरिक आर्थिक ढांचा था उसको पूरा तरह से एकदम तहस नहस करके रख दिया है ब्रिटिश लोग ने, ठीक ना। अंग्रेजों ने तय किया कि हमें कौन सी फसल उगानी है कौन सी नहीं,
अब अंग्रेज तय करें कि हमें कौन सी फसल उगानी है, कौन सी खानी है, कौन सी बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी है, अंग्रेज तय करने लगे, क्योंकि पूरा तरह से अंग्रेजों का हुकूमत आ गया, इसीलिए अंग्रेजों ने तय करने लगे कि कौन सी हमें फसल उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण हमारी कृषि में भी बदलाव आया। अब जो ब्रिटिश है वो अब डिसाइड करने लगे कि हमें किस तरह की फसल उगानी है, किस तरह नहीं, हमें गेहूं उगानी है कि नहीं उगानी है, हमें बाजरा या धान कौन सी हमको खेती करनी, वो भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद डिसाइड करने लगे, ठीक ना। बहुत सारे नियम कानून बना दिए हैं, ठीक ना। आपको आगे पता चलेगा कौन कौन से 2-4 को नियम कानून को मैं बता दूंगा आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों का दिक्कत ना हो। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को बढ़ाया। उपनिवेशवाद होगा यानी कि मतलब ज़्यादा खेती हो, अंग्रेजों ने क्या किया कि खेती बढ़ा दिया, ज़्यादा काम करवाने लगे खेतों पे, मजदूरों का शोषण करने लगे। उसके क्या हुआ कि जो जो शहरों में ज़्यादा काम होने लगा, तो उस शहरों में आवाजाही की ज़्यादा ज़रूरत हो गई। मजदूर जैसे कि असम में चाय के बागानों में काम करने के लिए ले जाया करते थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा नंबर की। क्वेश्चन में क्या बोला कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका के बारे में संक्षेप में लिखिए। जो पूछा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था में नगरों की क्या जो भूमिका है, ब्रिटिश जो क्या बोला जाता है कि उपनिवेशवाद में जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, लोग जो अर्थव्यवस्था है, और नगरों के जो हम लोग का जो नगर है, महत्वपूर्ण जो नगर है, क्या भूमिका है, वो संक्षेप करने बोल रहा है, मतलब लिखने बोल रहा है, ठीक ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्र तट के किनारे नगरों से वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। समुद्र किनारे आयात निर्यात में आसानी होती थी। यहीं से उत्पादित वस्तुओं को सस्ती और कीमत पर आयात किया जा सकता था। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये तो बात सही है। समुद्र तट के किनारे नगरों से वस्तुओं का निर्यात आयात किया जा सकता था। कि देखिए क्या होता था कि तब बड़े बड़े जहाज़ों से समुद्र किनारों से क्या करते थे कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो वो क्या होता था कि थोड़ा आसानी होता था पहुंचाने में, समुद्र किनारे आयात निर्यात में बहुत ही आसानी होता था। यहीं से जो भी उत्पादित करते थे मजदूर लोग, वो क्या करते थे, ब्रिटिश लोग एक जगह से दूसरा जगह उसको बेचने के लिए क्या करते थे कि जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, ठीक ना। तो इसी को आयात और निर्यात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि पूर्व पूंजीवादी क्या बोल रहा है, पूर्व पूंजीवादी और वित्रानी पूंजीवादी भी दौर में क्या अंतर है, ठीक है, देख लेते हैं। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त करते थे। जो पूर्व पूंजीवादी जैसे कि राजा महाराजाओं की बात हो रही है, वो क्या करते थे, अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त करते थे। वो शोषण उतना नहीं करते थे मजदूर पे, ठीक ना। वो अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त करते थे, ठीक है। शासक साम्राज्य के आर्थिक आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्हें परंपरागत आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा किया और अपनी सत्ता बरकरार रखी। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा तो किया, लेकिन वो अपना सत्ता जो है बरकरार रखी। वित्रानी उपनिवेशवाद पूंजी व्यवस्था पर आधारित था। उपनिवेशवाद पूंजीवादी में आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर करते थे। जो उपनिवेशवाद पूंजीवादी है, वित्रानी पूंजीवाद तो क्या हुआ कि वो उतना हस्तक्षेप नहीं करते थे मजदूरों पर। और ये उपनिवेशवाद क्या किया कि पूंजीवादी में आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक ना। ये क्या किए, हम लोगों को शोषण करने लगे अंग्रेज, उपनिवेशवाद, ठीक ना। कृषि कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप किए, यह तय किया कि कौन सी फसल उगानी है, कौन सी फसल नहीं उगानी है। उपनिवेशवाद तय करने लगे कि कौन सी फसल उगानी है, कौन सी नहीं, ये अंग्रेज जो है। भूमि संबंधी नियम बदले, वस्तुओं के उत्पादन में क्षेत्र का नियम भी बनाए, जंगली संबंधी कानून बनाया। सब धीरे धीरे हम लोगों का क्या नियम कानून जो था पहले का, वो चेंजिंग करने लगा। ये अपने तौर तरीके अपनाने लगे, ठीक ना, तौर तरीके ये अपने अपनाने लगे।
तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। नए कानून के अंतर्गत ग्रामीणों चरवाहों को जंगलों में जाना प्रतिबंध लगा दिया। जंगल में भेड़ बकरी भैंस पशुओं के चारा इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। जंगल में भेड़ बकरी भैंस पशुओं के चारा इकट्ठा करने के लिए मुश्किल हो गया। ये रिपीट हो गया है 3 पॉइंट, एक बार एक ही पॉइंट होगा। तो जैसे क्या हो कि जंगल संबंधी कानून बनाया। नए कानून के अंतर्गत ग्रामीणों चरवाहा को जंगल में जाना प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अगर प्रतिबंध लगा दिया तो जंगल में भेड़ बकरी जो पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। भूमि संबंधी कानून बना दिए। वस्तुओं के उत्पादन में क्षेत्र विभिन्न नियम बनाए हैं, ठीक ना। तो ये उपनिवेशवाद क्या किया, अपने शासन के टाइम ये कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, औद्योगिकरण क्या, उससे क्या अभिप्राय, ये औद्योगिकरण क्या है, चलिए देख लेते हैं। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन में मानव श्रम पर आधार पर ना होकर मशीनों द्वारा होता है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, बोला जा रहा है कि जिसके तहत मानव का श्रम, मतलब मानव ना मेहनत करके मशीनों द्वारा हो, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे कि मशीनों द्वारा उत्पादन बड़े स्तरों पे होता है। देखिए अगर मजदूर खटते हैं तो एक दिन में अगर आपका कुछ भी उत्पादन हो, कुछ भी आपको लगाना हो, फैक्ट्री हो या कहीं भी कुछ भी काम हो, तो क्या होता है, मजदूरों द्वारा काम थोड़ा स्लोली होता है। और वही अगर आप देखें तो मशीनों द्वारा काम बहुत फास्ट होता है। आजकल मशीन निकल गए हैं, तो अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि मशीन तब आ गया था, मशीन आने के कारण से काम क्या होने लगा, बहुत तेजी गति से होने लगा। चलिए देखते हैं। औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों ऑफिस और दुकानों में काम करते थे। क्या क्या हुआ कि औद्योगिक, जहाँ जहाँ औद्योगिक लगे हुए थे शहरों में, समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों और ऑफिस दुकानों में काम करने लगे। क्या करने लगे कि जहाँ पे, जाहिर सी बात है, जहाँ पे कारखाना औद्योगिक औद्योगिक रहेगा तो वहीं पे आदमी काम करेंगे, क्योंकि उसको जहाँ पे रोजगार, 2 रुपया का रोजगार मिलेगा, वहीं पे जाएगा आदमी, जाहिर सी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि पहले जो हाथों से करते थे, अब वो काम मशीनों के जरिए होने लगा था। पहले जो हाथ काम से करते थे मजदूर, अब वो काम मशीनों के जरिए होने लगा। पश्चिम के देशों ने 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में काम रहते थे। तो आपका शहर में है, आपका शहर में क्या है, शहर में औद्योगिक औद्योगिक जो औद्योगिक विकास हो रहे वो शहरों में है, औद्योगिक सब। तो अगर औद्योगिक शहर में लगेंगे तो आदमी गांव में क्या काम करेंगे, नहीं, वो भी शहर जाएंगे काम करने के लिए। किस लिए जाएंगे, अपना व्यवसाय के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए जाएंगे। तो वो भी औद्योगिक शहरों में काम करने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने लगे, ठीक ना। तो पश्चिमी के देशों ने 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते थे, क्योंकि वहीं पर रोजगार और व्यवसाय का अवसर अधिक होता था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, हमारे आज़ादी के बाद औद्योगिकरण की बात की जा रही है, ठीक ना। वो तो औद्योगिकरण अंग्रेज के टाइम की थी। अब स्वतंत्र के बाद, आज़ादी के बाद की औद्योगिकरण को तो जरा देख लेते हैं। आज़ादी के बाद कई शहरों में औद्योगिकरण का उद्भव हुआ। बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे शहरों में। स्वदेशी आंदोलन ने भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना, ये एक प्रकार का आंदोलन है जो भारतीय की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। लोगों ने अनुभव किया कि अब गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों का अनुमान था कि औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार किए जा सकते हैं। जो भारतीय राष्ट्रवादियों का अनुमान था कि भारत, जो क्रांतिकारी लोग थे भारत राष्ट्रवादियों, और भी भारत में रहने वाले राष्ट्रवादियों का अनुमान था कि औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार किए जा सकते हैं, ठीक ना। और क्या हुआ कि जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। तेजी गति से बड़े पैमाने में उद्योग का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि तेजी गति से उद्योगों का विकास जल्द से जल्द होने लगा। आज़ादी के बाद कई शहरों में, बहुत शहरों में क्या हुआ कि जल्द से जल्द शहरों में औद्योगिकरण का उद्भव
बहुत ही तेजी गति से होने लगा। राउरकेला, दुर्गापुर जैसे शहरों में तो बहुत जल्दी हो गया। स्वदेशी आंदोलन ये एक प्रकार का आंदोलन है जो भारतीय ने किया था। आंदोलन ने भारतीय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का प्रतिष्ठा को मजबूत कर दिया। ठीक है, लोगों के अनुभव की अब गरीबी को दूर किया जा सकता था। लोगों ने क्या अनुभव किया कि अब गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों का अनुमान था कि औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार किए जा सकते हैं, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। तेजी गति से बड़े उद्योगों का विकास होगा। आप लोग समझ रहे हैं। यहीं तक 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो रहा है और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग नोट्स कर ले। क्वेश्चन क्या है, चाय के बागानों में कार्य करने वाले मजदूर के साथ होने वाले अत्याचार बताइए। तो अंग्रेज क्या क्या अत्याचार करते थे चाय के बागानों में मजदूरों को। जैसे कि क्या होता था कि झारखंड वगैरह शहरों से क्या करते थे, मजदूरों को ले जाते थे दूसरे शहर में काम करवाने के लिए, ठीक ना। और उन पे होने वाले अत्याचार पे वर्णन करें, बताइए, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं 1-2 पॉइंट आंसर। औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करती थी, उनसे काम लिया जाता था। और ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। क्या बोला यार कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करते थे। वो जबरन धमका के, डांट के या कुछ भी करके मजदूरों की भर्ती करते थे। उनसे काम लिया जाता था, मतलब वो उनसे काम लेते थे, करवाते थे, ठीक ना। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग करते थे। वो क्या करते थे, अपने सरकारी बल का प्रयोग करते थे। बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराए जाते थे। जो मजदूर है उनसे क्या करते थे, कम में काम कम में कराते थे काम, ठीक ना। बागान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल का प्रयोग किया जाता था। क्या होता था कि मजदूरों पर क्या बल पर कड़ा से कड़ा प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। उसके बाद क्या होता था कि श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर होता था। जहां यह मजदूर काम करते थे वहां स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तो क्वेश्चन तो बता दिया आप लोगों को। और एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिकरण का भारत के औद्योगिक पर बुरे प्रभाव बताइए। क्या पूछा है क्वेश्चन कि ब्रिटिश औपनिवेशिकरण का भारत के उद्योग पर बुरे प्रभाव बताइए। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसका भारत पर उद्योग जो है, हम लोग का उद्योग पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा है वो बताने को बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण का क्षरण हुआ। भारत के पुराने औद्योगिक केंद्रों का पतन हो गया। जैसे भारत के कुछ पुराने औद्योगिकरण थे उसका पतन हो गया, यानी खत्म हो गया। उन लोग का जो पतन यानी उजड़ गया, ठीक ना। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत और मुसलीपट्टनम जहां से व्यापार होता था, यह धीरे धीरे कमजोर होने लगे। और आधुनिक नगर जैसे मुंबई, मद्रास जो उपनिवेशवादी शासन में परिचालित हुए वो मजबूत होते गए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दिया। उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आप लोग 12th का स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।